हाय एवरीवन। और आप देख रहे हैं जीरीवाल जीएस क्लासेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हम डील करने वाले हैं, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए है। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। और इसका एक इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तकों से 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। शब्द सीमा 30 से 40 रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें आपके पास लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनैतिक चेतना का परिणाम है, जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। मेजनी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। उसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। 1845 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद विजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन अपने इस प्रयास में भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। मेजनी के द्वारा 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1834 में यंग यूरोप की स्थापना का श्रेय प्राप्त है। 1848 की क्रांति के बाद पुनः वापसी एवं जनवादी आंदोलन की शुरुआत मेजनी द्वारा किया गया। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 राष्ट्रवाद क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 मेजनी कौन था, इसका डिस्कशन देखा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांतियों के कारण क्या थे। तो कहता है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण, लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति। कारण नंबर 2, असफल वैदेशिक नीति। 3, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। 4, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। 5, भूखमरी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याएं। 6, समाजवादी का प्रसार। इस क्रांति के सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उनके प्रति असंतोष था। साथ ही जनता की आवश्यकता जरूरतों को पूरा नहीं कर पाने से क्रांति का सूत्रपात हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवाद भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के लिए होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया। मेटरनिक की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी में जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती चली गई। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें थोड़ा और है। ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद इटली और जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का प्रमुख बाधा समाप्त होते ही फिर से उत्साहपूर्वक एकीकरण का प्रयास किया और अंततः सफलता पाई। क्वेश्चन नंबर 5, गरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गरिबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ। पेशे से नाविक, वह मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बना। 1862 ईस्वी में गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, पुनः सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया और विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रातिनिधिक शासक बना। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। इटली के दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने के प्रस्ताव खारिज किया एवं अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन व्यतीत किया। इटली के एकीकरण में गरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मेटरनिक युग क्या है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट
वियना कांग्रेस का उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और कई विजय अभियानों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। शासनकाल के दौरान मेटरनिक की प्रभावशाली राजनीति की कालावधि 1815 से 1848 को मेटरनिक युग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि इसमें 50 से 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और प्रश्न नंबर 1 में जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। अपनी सफल कूटनीति का परिचय देते हुए तथा सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया। बिस्मार्क ने 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर उसने पराजित कर दिया। उसने इसके फलस्वरूप स्लेराविक पर जर्मन अधिकार एवं जर्मन बाहुल्य होलिस्टन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व बना। पुनः होलिस्टन की जर्मन आबादी को भड़काकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के माहौल का निर्माण किया। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हुआ। इस तरह इसका जर्मन क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया और इसके साथ ही जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। शेष कार्य हेतु जर्मनी के लिए फ्रांस से युद्ध करना आवश्यक था। 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रशा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन सेडौन के युद्ध में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई और 18 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हो गया। इस प्रकार महाशक्ति के रूप में जर्मनी का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मध्यम वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच, तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश और साथ ही मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को एक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति की भावना जगी। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसके फलस्वरूप यूरोप के मानचित्र में तो बदलाव आया ही, साथ ही कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। यूरोप में राष्ट्रवाद के निम्नलिखित परिणाम देखने के लिए मिलता है। पहला, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण यूरोपीय राज्यों का एकीकरण हुआ। इसके कारण कई बड़े एवं छोटे राष्ट्रों, उपनिवेशों का उदय हुआ। यूरोपीय राष्ट्रवाद के कारण ही यहाँ संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इटली के एकीकरण में मेजनी और काबूर के योगदान का वर्णन करें। तो इसमें हम लोग देखते हैं इटली के एकीकरण में मेजनी और काबूर के उल्लेखनीय योगदान है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे मेजनी के बारे में, तो उसके बाद काबूर के बारे में। तो मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल यानी कि कार्बोनेरी का सदस्य था। वह योग्य सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी एक साहित्यकार भी था। मेजनी के लेखों तथा विलक्षण व्यक्तित्व से इटली के लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावनाएं विकसित हुई। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों के द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1848 ईस्वी में मेटरनिक के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, परंतु असफल रहा।
काउंट कावूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। कावूर ने इटली के एकीकरण के लिए राजनीतिक दांव पेचों पर ज्यादा यकीन किया। इस कूटनीति से कावूर ने इटली की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। कावूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, अतः ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए उसने सोच समझकर फ्रांस से मित्रता कर ली। कावूर समझता था कि यदि पीडमाउंट सार्डिनिया को इटली के एकीकरण का नेतृत्व करना है तो उसे आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाना होगा। इटली के एकीकरण के लिए जनता को अपने पक्ष में करने के लिए निश्चित तौर पर जनता को समृद्ध बनाना होगा, साथ ही राजनीतिक संगठन को उदार बनाना होगा। अपनी इस योजना को कावूर ने समझे के साथ पूरी की और इटली के एकीकरण करने में सफल रहा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो भी प्रश्न देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है और आप इसे बार बार देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी तैयारियां भी कर सकते हैं, आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और अभी तक आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।